हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है नीरज यादव। हम एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें 100 लैंडमार्क जजमेंट्स जो आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अब क्या ये एक ही साथ पूरे के पूरे केसेस आपको डिस्कस किए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये अलग अलग पार्ट्स में आप पूरी सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें आपको जो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने वाले हैं वो केसेस को डिस्कस किया जाएगा। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि क्या एफआईआर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी और नॉट, तो इस चीज को लेकर के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में भी आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। तो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो है एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है कि क्या एफआईआर मैंडेटरी है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वाले केस में कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। अब यहां पर अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है जो कॉग्निजेबल केस के बारे में आपको बात करती है तो यहां पर एफआईआर दर्ज कराना मैंडेटरी होगा, कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो डिस्क्लोज नहीं करती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उस कंडीशन में पुलिस के द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। चलिए आगे हम बात करते हैं डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब यहां पर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और डी के बासु केस में क्या हुआ था। अब आप ये जो पूरी की पूरी गाइडलाइंस यहां पर देखने वाले हैं, मोस्टली आपको अपने बैरेक्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो जो पुलिस ऑफिसर है वो अपना जो नेम टैग है या आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, या जो भी ग्राउंड्स होंगे अरेस्ट के वो बताना होगा। एक रिलेटिव को या जो भी उसके फ्रेंड है उसको इन्फॉर्म करना होगा अरेस्ट का। जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको आपको राइट्स बताने होंगे कि क्या क्या उसके राइट्स है। जब भी अरेस्ट किया जाएगा तो उसका एक अरेस्ट मेमो बनाया जाएगा, एक डायरी मेंटेन की जाएगी पुलिस स्टेशन में। टोटल यहां पर 11 जो है वो गाइडलाइंस दी गई थी। मोस्टली गाइडलाइंस जो है वो आज हमारे सीआरपीसी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे हम बात करते हैं नीलबत्ती बोहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब इस पूरे के पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ये कस्टोडियल डेथ का मामला है। तो कस्टोडियल वायलेंस को लेकर के बहुत सारे केसेस आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं नीलबत्ती बोहरा, ये कस्टडी में अगर डेथ हो जाती है तो क्या कंपनसेशन दिया जाना चाहिए? तो यहां पर क्लियरली कहा गया था कि कंपनसेशन इन केस ऑफ अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है अनलॉफुली या डिटेन करके रखा जाता है या कस्टडी में वायलेंस किया जाता है उसके साथ और उसकी डेथ हो जाती है, तो यहां पर जो भी विक्टिम है उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम केस की बात करें तो शीला वर्से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस ये पूरा की पूरा मामला जुड़ा है कि जब भी किसी विमेन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। अब विमेन को अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो क्या किसी भी लॉकअप में उसको रखा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब भी किसी विमेन को अरेस्ट किया जाएगा तो चार पांच जो आइडेंटिफाइड है, जो अच्छी लोकेलिटी में है, उन लॉकअप्स में ही रखा जा सकता है। वहां पर कोई भी वुमेन कांस्टेबल या जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो यहां पर पूरा के पूरा गार्ड करेंगे। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जब भी इंटरोगेशन किया जाएगा तो विमेन पुलिस ऑफिसर या विमेन कांस्टेबल के सामने ही हमेशा इंटरोगेशन किया जाएगा। ये कुछ सेफ्टी को लेकर के शीला वर्से वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में गाइडलाइंस आई थी। इसके बाद अगर हम केस की बात करते हैं तो अनुपम जय कुलकर्णी वर्सेस सीबीआई। अब ये मामला बहुत फेमस है। इस मामले में बात आई थी कि क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो की जानी चाहिए। अब अगर कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो विद इन 24 आवर्स जो है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी, उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होगा। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना 24 आवर्स के ज्यादा किसी को भी डिटेंशन में रखना उस पूरे के पूरे डिटेंशन को इलीगल बना देगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि एक बार में मैक्सिमम कस्टडी कितनी दी जा सकती है, तो वो 15 डेज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस कस्टडी की हम बात करें तो पुलिस कस्टडी कब दी जा सकती है? तो पुलिस कस्टडी सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट करने के पहले 15 डेज में ही ग्रांट की जाएगी। अब ये 15 डेज कहां से काउंट करेंगे? तो 15 डेज काउंट किए जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन कस्टडी का ऑर्डर दिया गया है उससे 15 डेज चालू होंगे। एंड 60 डेज और 90 डेज की भी बात होती है यहां पर। अगर इन्वेस्टिगेशन 60 डेज या 90 डेज में कंप्लीट नहीं होती है तो जो भी डिटेन्यू है उसका ये राइट होगा कि उसको डिफॉल्ट बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अब इसका मतलब डिफॉल्ट बेल ग्रांट करने का मतलब ये नहीं है कि 60 डेज 90 डेज में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो उसको ऑटोमेटिकली ही रिलीज कर दिया जाएगा। नहीं, उसको यहां पर बेल फर्निश करनी पड़ेगी। बट
अगर कोई नॉन वेलेबल ऑफेंस भी है तो आफ्टर द 60 डेज और 90 डेज, और अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, दैट मीन्स अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है, तो यहां पर अक्यूज पर्सन का यह राइट है कि उसको बेल मिल जाए। तो यहां पर कुछ गाइडलाइंस जो है अनुपम कुलकर्णी वाले केस में डिस्क्लोज की गई थी। आगे अगर हम बात करते हैं कि गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अब ये पूरा के पूरा मामला एंटीसिपेटरी बेल से जुड़ा हुआ है कि एंटीसिपेटरी बेल क्या राइट है या नहीं है, कब एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है, कब नहीं दी जा सकती है, क्या क्या ऐसे ग्राउंड्स है जिसको एंटीसिपेटरी बेल जिसके बेसिस पे कैंसिल की जा सकती है या ग्रांट की जा सकती है। तो ये पूरा के पूरा जो मामला है ये एंटीसिपेटरी बेल से जुड़ा हुआ है। कहीं भी आपको सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल जैसा वर्ड्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कौन सा सेक्शन एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात करता है, तो सेक्शन 438 बात करता है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर कुछ ग्राउंड्स दिए हैं उन्होंने। जैसे अगर बात की जाए कि एंटीसिपेटरी बेल कब ग्रांट की जा सकती है, तो ये हमेशा अरेस्ट करने के पहले ही होना चाहिए कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है तब वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकते। और क्या एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है, क्या बिना एफआईआर दर्ज किए एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है, तो डेफिनेटली यहां पर कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद ही किसी को एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी। अगर किसी भी पर्सन को अप्रहेंशन है कि उसको किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जा सकता है, तो दैट पर्सन कैन फाइल फॉर एंटीसिपेटरी बेल। कुछ गाइडलाइंस है, ये ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं हो सकता है। ब्लैंकेट ऑर्डर मतलब ये है कि यहां पर किसी भी पर्सन को आप ये नहीं कह सकते कि एंटीसिपेटरी बेल है तो किसी भी मामले में जाकर के वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है, या सारे ही मामलों में उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। यहां पर उसको ये फाइल करना होगा, ये बताना होगा कि किस मामले में उसको लगता है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर किसी पर्सन के पास एंटीसिपेटरी बेल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको किसी भी मामले में फिर अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये अपने आप में कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं होता है। क्या डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले मामलों में भी एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल दी जा सकती है। लेकिन यहां पर अगर रिजेक्ट की जाती है तो कोई ग्राउंड्स होने चाहिए कि किन ग्राउंड्स पे जो है रिफ्यूज कर रहे हो आप एंटीसिपेटरी बेल देने से। तो ये पूरा के पूरा एंटीसिपेटरी बेल को लेकर के गाइडलाइंस आई थी गुरबख्श सिंह सिबिया वाले केस में। उसके बाद अगर हम बात करें अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अब अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बहुत फेमस केस है। जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करने की बात होती है तो अरेस्ट को लेकर के बहुत मिसयूज किया जाता था पावर को लेकर के, क्या किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया सकता है, क्या किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना, अगर हम बात करें उसका कि आर्टिकल 21 या 22 की भी हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग वॉयलेशन करता है या नहीं करता है, तो किसी भी पर्सन को बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर लेना एक तो फंडामेंटल राइट का तो वॉयलेशन करता ही करता है। साथ ही साथ अगर कहा जाए जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा और अगर वो लेस देन 7 ईयर का ऑफेंस किया गया है, तो वहां पर स्ट्रांगली ये बताना होगा कि किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है। तो अरेस्ट को लेकर के बहुत बहुत सारे गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है। उसमें से अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक बहुत फेमस जजमेंट है कि अगर यहां पर कोई ग्राउंड नहीं है रीजनेबल, तो किसी भी पर्सन को लेस देन 7 ईयर्स का अगर इंप्रिजनमेंट वाला कोई ऑफेंस किया गया है तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि अर्नब गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो अर्नब गोस्वामी ने बीच में एक ऐसी इंफॉर्मेशन एक न्यूज दिखाई थी अपने चैनल पे जिसके रिगार्डिंग उनके अगेंस्ट में बहुत सारी एफआईआर दर्ज की गई थी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में बहुत सारी एफआईआर दर्ज कराना बहुत गलत है। तो फर्स्ट एफआईआर के अलावा बाकी सारी एफआईआर जो है उन्होंने क्वेश कर दी थी। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर अर्नब गोस्वामी जो है उनको इंटरिम बेल भी ग्रांट की थी। तो मल्टीपल एफआईआर को लेकर के ये पूरा की पूरा मामला है। इसके बाद अगर हम बात करें सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो क्या टेलीफोनिक अगर कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसको एफआईआर कंसीडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो यस, टेलीफोन पर भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो, उसको भी माना जाएगा। बट इस पूरे की पूरे मामले में क्या कहा कि क्रिप्टिक टेलीफोनिक मैसेज ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉट बी ट्रीटेड एज एफआईआर। अगर बहुत ही कोई ऐसा टेलीफोन पर आपको मैसेज मिलता है जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, सिर्फ मतलब बहुत क्लियरली आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस ऑफेंस के बारे में किस पर्सन के अगेंस्ट में किया जा रहा है, सारी चीजें जो है वो क्लियरली अगर आपको नहीं पता है तो उसको हम एफआईआर नहीं मान सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है विच इज वेरी क्लियर, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो है वो टेलीफोन पर भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो ये कुछ जजमेंट्स थे जो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में काम आएंगे। इसके आगे हम बाकी की जो सीरीज है वो भी इसको कंटिन्यू करने वाले हैं।